नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु HL सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय से मैं आपके लिए कुछ वीडियो नहीं लेकर के आ रहा था, उसमें कुछ मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए नहीं लेके आया था। तो अब उसी AC सीरीज़ को हम आगे स्टार्ट कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम AC थ्योरी के बारे में ही पढ़ रहे थे। उस AC थ्योरी को अब हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टॉपिक है और वो टॉपिक है दोस्तों अनुनाद। तो आज की क्लास का दोस्तों विषय रहेगा अनुनाद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो। हाँ जी दोस्त, तो दोस्तों सबसे पहले आप जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से। और जो मेरे दोस्त नए हैं, पहली बार इस चैनल पे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जिसको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का आपके लिए सुंदर सा प्यारा सा एक टॉपिक है और ये टॉपिक है दोस्तों अनुनाद। तो देखिए कि अनुनाद क्या होता है। तो अनुनाद को दोस्तों हम अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अनुनाद को अंग्रेजी की भाषा में अनुनाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजोनेंस। तो अनुनाद शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों? हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत अनुनाद पढ़ रहे हैं। वैसे मैं आपको अनुनाद का मतलब बता देता हूँ, फिर हम इलेक्ट्रिकल में जो अनुनाद है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अनुनाद शब्द का तात्पर्य ये होता है कि अचानक से होने वाले बहुत तेज परिवर्तन, दैट्स कॉल्ड वाइड चेंज। बहुत तेजी से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुनाद। जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुमने जीके में क्वेश्चन सुना होगा कि जो USA का ट्रैकोमा पुल है वो किसके कारण गिरा था? अनुनाद के कारण वो पुल गिरा था। बात करते हैं कि ये अनुनाद होता कैसे है। तो दोस्तों जब किसी भी सिस्टम में दो आवर्ती विद्यमान हो, कितनी आवर्ती विद्यमान हो या दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हमारे पास में विद्यमान हो, तो कौन सी घटना घटित होती है? अनुनाद की। तो दोस्तों जब ट्रैकोमा पुल से सेना की टुकड़ी गुजर रही थी तो सेना की टुकड़ी के पैरों के कारण कंपन की एक आवृत्ति और जो हमारी पुल है उसके कंपन की आवृत्ति मैच कर गई, तब जाके उसमें बहुत अधिक अचानक से परिवर्तन हुआ, जिससे उस पुल में क्या आई? दरार आई और पुल क्या हो गया? गिर गया। तो कहने का मतलब अनुनाद का तात्पर्य है कि यदि किसी सिस्टम में दो प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान हैं तो उस सिस्टम में अनुनाद हो सकता है। तो अनुनाद होने का क्या मतलब है? उस सिस्टम में अचानक से बहुत अधिक परिवर्तनों का होना ही क्या कहलाता है? अनुनाद। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें अनुनाद का क्या मतलब है। तो भैया अनुनाद का मतलब अचानक से परिवर्तन। तो या तो अचानक से धारा बढ़ेगी या अचानक से धारा घटेगी, या प्रतिबाधा बढ़ेगी या प्रतिबाधा घटेगी। तो यही कंडीशन कौन सी आएगी? अनुनाद की। तो शायद आशा करता हूं कि आपको ये जो शब्द है अनुनाद पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अनुनाद के लिए मैंने बोला कि दो प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास में जो RLC परिपथ होता है, कौन से परिपथ की बात कर रहा हूं? RLC परिपथ। दोस्तों ये परिपथ श्रेणी वाला भी हो सकता है और ये परिपथ समांतर वाला भी हो सकता है, इसलिए मैंने वर्ड बोला है कि RLC परिपथ। तो मेरे प्यारे दोस्त इस परिपथ में क्या अनुनाद हो सकता है क्या? तो बिल्कुल अनुनाद की कंडीशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में कितनी ऊर्जाएं हैं? दो हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेरक है उसमें जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में होती है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। प्रेरक ऊर्जा को किसके रूप में स्टोर करके रखता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। और जो हमारा संधारित्र है वो ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करके रखता है। तो मैं कह सकता हूं कि RLC परिपथ में कितने प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान है? तो दो प्रकार की, एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में और दूसरी विद्युत क्षेत्र के रूप में। प्रेरक ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में और संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करके रखता है।
तो पहली जो कंडीशन है अनुनाद होने की वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, अर्थात आरएलसी परिपथ में अनुनाद हो सकता है। तो दोस्तों चूंकि आरएलसी परिपथ में दो प्रकार की ऊर्जाएं विद्यमान हैं, इसलिए एक विशेष आवर्ती जिसे हम कहते हैं अनुनादी आवर्ती, एक विशेष आवर्ती पर इस परिपथ में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। एक बार सभी दोस्त फिर से सुनने की कोशिश करें कि चूंकि आरएलसी परिपथ में प्रेरक में ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, संधारित्र में ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्यमान होती है, इसलिए एक विशिष्ट आवर्ती जिसे हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं, पर इस परिपथ में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को ही हम अनुनाद कहते हैं। तो ये तो बात थी कि अनुनाद हो गया, कि कैसे अनुनाद की घटना घटित हुई है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आवर्ती है जिस पर अनुनाद घटित होगा। तो बात करते हैं कि भैया ये अनुनादी आवर्ती क्या होती है। अंग्रेजी की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में बोलते हैं अनुनादी आवर्ती। तो नया शब्द क्या है, अनुनादी आवर्ती। तो दोस्तों जब आरएलसी परिपथ में, क्या बोला मैंने, कि जब आरएलसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारिता प्रतिघात के मान के बराबर हो जाता है, तो उस समय जो आवर्ती प्राप्त होती है उसे हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं। क्या बोला मैंने, कि जब XL का मान XC के बराबर हो जाता है तो उस समय पे सिस्टम की जो आवर्ती होती है उसे हम अनुनादी आवर्ती कहते हैं। अनुनादी आवर्ती को या तो F0 से या फिर FR से प्रदर्शित करते हैं। R फॉर रेजोनेंट और O या 0 का मतलब भी अनुनादी आवर्ती को रिप्रेजेंट करने से है। तो दोस्त XL बराबर XC, तो XL बराबर क्या होता है, 2πfL। सभी लोग जानते हो कि प्रेरक के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। तो XL बराबर क्या हो जाएगा, 2πfL, और XC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πfC। तो ये संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट और ये प्रेरक के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट। दोस्त मैं F को यहाँ पर पे लेके आऊँगा तो F गुणा F करूँगा तो क्या हो जाएगा, F स्क्वायर। लेकिन इस 2π को नीचे लेके आ जाऊँगा तो 2π का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। L नीचे जाएगा और C भी यहाँ। तो यदि मुझे आवर्ती का मान ज्ञात करना पड़ेगा तो इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा, समीकरण का रूट लेना पड़ेगा। तो मेरे पास में जो आवर्ती आएगी वो क्या आएगी, 2π√LC, क्योंकि इसका तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो दोस्तों जो ये आवर्ती प्राप्त हो रही है, इस आवर्ती को ही मैं क्या कहता हूँ, अनुनादी आवर्ती, या अंग्रेजी की भाषा में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारी अनुनादी आवर्ती है वो क्या प्राप्त हो रही है, 1/2π√LC। तो 2π√LC से क्या पता लग रहा है कि अनुनादी आवर्ती का मान L और C के मान पर निर्भर कर रहा है। किसके मान पर निर्भर करता है, L और C के मान पर निर्भर करता है। क्या यहाँ अनुनादी आवर्ती में प्रतिरोध का कोई लॉजिक आ रहा है, तो दोस्तों किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं आता है। इससे एक बार एक एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल, उसको आप देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक बार यहाँ गौर कीजिए आप सभी लोग, देखिए भाई कि क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को सुन लीजिए कि आरएलसी परिपथ में वो बोल रहा था कि यदि L और C का मान पहले की तुलना में क्या कर रहा है, दुगना। L और C का मान क्या करने की बात कर रहा है, 2 गुना। तो पूछना ये चाह रहा था कि अनुनादी आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ
कि एक RLC परिपथ में L और C का मान पहले की तुलना में दुगना कर दूंगा तो अनुनादी आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जरा इधर देखना, तो F0 या पहले की तुलना में जो F डैश ज्ञात करूंगा तो 1/2 का 2 लेकिन L का मान दुगना तो 2L और C का मान दुगना तो 2C। तो रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो F डैश क्या हो जाएगा 2 गुणा 2π√LC। भाई 4 आएगा तो 4 का रूट कितना बाहर आ गया 2, और आप जानते हो कि 1/2π√LC क्या होता है F0। तो जो हमारी अनुनादी आवर्ती है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी दोस्तों आधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या समझ में आया आपको कि L और C का मान दोगुना करने पर हमारी अनुनादी आवर्ती पहले की तुलना में क्या प्राप्त होती है आधी प्राप्त होती है। तो ये तो बात थी कि अनुनाद होता क्या है और अनुनादी आवर्ती क्या है। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, और दोस्तों यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं रिपीट कर दूंगा उस चीज़ को। और दोस्तों कि जितने दोस्तों को आप जोड़ सको इस वीडियो के अंदर इस प्रीमियर में, तो आप सभी दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें कि बोलो कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा होता है जिसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, और यहाँ से आजकल खूब अच्छे खासे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और न्यूमेरिकल भी। तो पहले हम इसमें देख रहे हैं थ्योरेटिकल चीज़ें और फिर डिस्कस करेंगे किसका न्यूमेरिकल पार्ट का यदि समय बचता है तो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अब तो बात की हमने अनुनादी आवर्ती की, इससे पहले जाना अनुनाद की। अब बात करते हैं कि ये अनुनादी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अनुनाद होने के लिए क्या चाहिए L और C कंपोनेंट। तो RLC परिपथ में अनुनाद होता है। तो क्या ये परिपथ श्रेणी में हो सकता है, क्या ये परिपथ समांतर में हो सकता है कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त जो हमारे अनुनादी परिपथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अनुनादी परिपथ के कितने टाइप होते हैं 2, एक तो श्रेणी RLC अनुनादी परिपथ और दूसरा होता है समांतर RLC अनुनादी परिपथ। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्रेणी RLC अनुनादी परिपथ। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक डालिए सभी लोग जल्दी से, श्रेणी RLC अनुनादी परिपथ। श्रेणी RLC अनुनादी परिपथ। दोस्तों कई बच्चों का ये कमेंट भी आता है कि सर आप बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, तो मैंने बड़े वीडियो भी बना के देख लिया। मैं देखता हूँ कि बच्चों का एवरेज ड्यूरेशन 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट देखते हैं, फिर अन्य चीज़ों में लग जाते हैं। इसलिए मैं जो वीडियो सीरीज लेके आऊँगा इसमें 25 मिनट या आधे घंटे का ही वीडियो रखूँगा। इसमें बच्चा बोर भी नहीं होता है और चीज़ें भी अच्छी सीखने को मिलती हैं। तो पहले चर्चा करेंगे श्रेणी RLC अनुनादी परिपथ। तो देखिए ज़रा दोस्तों कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये ले लिया मैंने क्या R, ये क्या हो गया दोस्तों L, और ये क्या हो गया मेरे पास में C, और इसको मैंने किसी AC सप्लाई से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, किसी सप्लाई से जोड़ दिया है, और सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है मेरे पास में B। तो ये प्रतिरोध में समस्या R, प्रेरक में समस्या XL, और संधारित्र में जो समस्या होती है वो XC। तो दोस्त ये तीनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी में। क्यों, क्योंकि धारा के लिए कितने रास्ते हैं, 1। तो दोस्त यहाँ से जो धारा निकलेगी उस धारा को मैंने क्या नाम दे दिया है I, कि जो सप्लाई स्रोत से जोड़ेंगे परिपथ बंद है तो क्या प्रवाहित होगी धारा। क्या मेरे प्यारे दोस्त यही धारा इस प्रतिरोध में प्रवेश कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों धारा प्रतिरोध के जिस भाग में प्रवेश करती है वो सिरा होता है प्लस और दूसरा वाला सिरा होता है माइनस। तो जैसे ही प्रतिरोध में धारा प्रवेश करेगी तो प्रतिरोध के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा उसको मैंने नाम दे दिया है VR। तो VR क्या है,
प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। और मेरे प्यारे दोस्त, जो ये धारा है वही किस में प्रवेश करेगी? प्रेरक में। तो जब प्रेरक में प्रवेश करेगी तो ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा? वी एल। एल मतलब इंडक्टर प्रेरक, आर मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। आगे बढ़ेंगे तो यही धारा संधारित्र में जाएगी, तो ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस, तो संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता आएगी वो वी सी। तो मैं यूँ कहूँगा कि प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज वी आर, प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज वी एल और संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज क्या होगा? वी सी होगा। अर्थात इस सप्लाई वोल्टेज के कारण क्या प्रवाहित हुई? धारा, जिसके कारण वी आर, वी एल और वी सी हमें प्राप्त हुए। तो दोस्तों, श्रेणी परिपथ में ये जो वोल्टता है उनको जोड़ने के लिए हम कौन सा नियम काम में लेते हैं? तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम, अर्थात KVL लगाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों, जब हम AC में बात करते हैं तो क्या करते हैं? इनका सदिश कैसे करेंगे कि भैया ये कितने कोण पे है? तो दोस्तों, जो मेरा सप्लाई वोल्टेज होगा V, वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ देखो VR। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि ये मेरा जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज दोनों किस में होते हैं? एक ही कला में होते हैं। इसलिए उन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना डिग्री का प्राप्त होगा? 0। कि शुद्ध प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज के मध्य कोण कितना होता है? 0। तो शक्ति गुणांक कितना होता है? 1। तो शुद्ध प्रतिरोध में जो कोण होगा धारा और वोल्टेज के बीच में वो 0। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा प्रेरक होता है, उस प्रेरक में जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। तो धारा पीछे रहेगी, इसका मतलब वोल्टेज आगे। तो वोल्टेज कितना आगे रहेगा प्रेरक में? तो शुद्ध प्रेरक में 90 डिग्री अग्रगामी होता है वोल्टेज। और धारा की बात करेंगे तो धारा क्या रहती है? पश्चगामी। आगे बात करते हैं किसकी? संधारित्र की। तो संधारित्र में दोस्तों वोल्टेज होता है पीछे और धारा होती है आगे। तो दोस्तों, वोल्टेज पीछे है तो वो कितना पीछे है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं सामान्यतः जे शब्द से। तो देखो दोस्त, 0 को तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? वी आर। लेकिन ये 90 डिग्री का मतलब मैंने कितना लिख दिया? जे वी एल। और इस 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो माइनस का जे वी सी। अर्थात तो मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो कुछ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि V बराबर वी आर प्लस जे वी एल माइनस का जे वी सी। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? तो जे कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं यदि इसको लिखना चाहूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा? कि V बराबर वी आर प्लस जे की जगह जे, लेकिन यहाँ क्या बच रहा है? वी एल। और यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों? वी सी। हाँ कि ना? तो ये तो मेरी ओरिजिनल चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्त, आप जानते हो कि AC परिपथ में V बराबर क्या हो जाएगा? आई जेड। वी आर बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। और वी एल बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू एक्स एल। और वी सी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू एक्स सी। क्या बोला मैंने? कि V बराबर आई जेड। संपूर्ण परिपथ की जो समस्या होती है उसे हम कहते हैं प्रतिबाधा, और उसे दर्शाते हैं हम Z से। प्रतिरोध में क्या होगा? आई आर। प्रेरक में क्या होगा? आई इंटू एक्स एल। और इसमें क्या होगा? आई इंटू एक्स सी। तो क्या ये सारे मान इसमें रख सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा? आई जेड। वी आर बराबर आई इंटू आर, जे की जगह जे, आई इंटू एक्स एल और आई इंटू एक्स सी। तो कृपया करके यहाँ देखें, आई 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 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचेगा क्या आपके पास में? कि Z बराबर आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। तो देखो आपके पास में दो समीकरण हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक प्रतिबाधा के रूप में समीकरण आया है और एक वोल्टता के रूप में। और आपने शायद अभी 2 मिनट पहले ही चर्चा पढ़ी है कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है प्यारे दोस्तों? अनुनाद की स्थिति में क्या होता है?
तो मेरे प्यारे दोस्त अनुनाद की अभी कंडीशन पढ़ाई थी कि एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स सी। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारिता प्रतिघात के बराबर होता है। एक कंडीशन तो ये आ गई दोस्त। क्या इस समीकरण को दोनों तरफ आई से गुणा कर सकता हूँ क्या? तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स एल, और ये क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। तो आई इंटू एक्स एल क्या है, वी एल है, और आई इंटू एक्स सी क्या है, वी सी है। तो क्या अनुनाद की स्थिति में समीकरण नंबर 4 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो समीकरण 1 और 2 में समीकरण 3 और 4 का मान रख सकते हैं कि नहीं। अर्थात अनुनाद की स्थिति में क्या आता है, एक्स एल बराबर एक्स सी और वी एल बराबर वी सी। अब कौन से अनुनाद में आ रहा है, ये श्रेणी अनुनाद की स्थिति में आ रहा है। दोस्तों इन कंडीशनों को अभी मैं रखूंगा, मेरे पास में बोर्ड फुल हो गया है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत प्यारी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जल्दी कीजिए आप लोग। हाँ जी, और दोस्त है इसको शेयर करना भी ना भूले भाई, जल्दी करें, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो ये वाला मैट्रिक्स को मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से, इधर वाले को नहीं मिटा रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो देखिए पढ़ किसके बारे में रहे थे हम, श्रेणी अनुनाद। किस में पढ़ रहे हैं भाई, ये श्रेणी अनुनाद में। तो टॉपिक को मत भूल जाना, श्रेणी अनुनाद में ही पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 का मान किस में रखता हूँ, समीकरण 1 में। किस में रख रहा हूँ, 3 का मान समीकरण, सॉरी माफी चाहता हूँ, समीकरण 3 का मान मैं किस में रख रहा हूँ, समीकरण 2 में। तो देखो 3 का मान मैं 2 में रखूंगा तो एक्स एल बराबर एक्स सी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। भाई दोनों बराबर हैं तो समान संख्या घटेगी तो 0। तो जेड का मान क्या आएगा मेरे पास में, आर के बराबर होगा। तो आप देख रहे हो कि पहले जो मान आता तो ज़्यादा आता, लेकिन अनुनाद की स्थिति में केवल कितने के बराबर आ रहा है, आर के बराबर। तो ये प्रतिबाधा अधिकतम है कि न्यूनतम है? तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्रतिबाधा क्या प्राप्त हो रही है, न्यूनतम। अंग्रेजी की भाषा में क्या कहते हैं, मिनिमम। तो देख रहे हो अनुनाद का प्रभाव देखने को मिल गया कि नहीं, कि अनुनाद की स्थिति में अचानक से प्रतिबाधा क्या हो गई, घट गई। और अनुनाद का मतलब मैंने बताया था अचानक से परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन हुआ अचानक से, कि प्रतिबाधा घट गई। तो मेरे प्यारे दोस्त जब प्रतिबाधा घटेगी तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, वी बटा जेड मिनिमम। तो दोस्त श्रेणी अनुनाद की स्थिति में आपको कितनी कंडीशन देखने को मिली है, 2। कि जब श्रेणी अनुनाद होता है तो प्रतिरोध का मान तो क्या हो जाता है, अर्थात प्रतिबाधा का मान तो प्रतिरोध के बराबर। इसका मतलब प्रतिबाधा न्यूनतम, लेकिन धारा का मान क्या प्राप्त होता है, अधिकतम। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आप देख रहे हो कि श्रेणी अनुनाद में जो प्रतिबाधा मिल रही है वो किसके बराबर मिल रही है, प्रतिरोध के बराबर। और शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो शुद्ध प्रतिरोध का जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, यूनिटी, इकाई होता है। तो मैं कह सकता हूं कि श्रेणी अनुनाद की स्थिति में जो शक्ति गुणांक होगा वो क्या होगा, यूनिटी। तो श्रेणी अनुनाद के संबंध में 4 ही टर्म्स याद रखनी है दिमाग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स सी, जिससे क्या प्राप्त हुआ, वी एल बराबर वी सी प्राप्त होता है। तो दोस्त इसमें प्रतिबाधा का मान न्यूनतम और धारा का मान अधिकतम तथा शक्ति गुणांक इकाई होता है। अब देखो यदि मैं समीकरण 4 का मान किस में रखना चाहूं, समीकरण नंबर 1 में, तो दोस्तों वी एल बराबर वी सी करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों मान क्या है, बराबर हैं, इसलिए v बराबर क्या आएगा, वी आर। तो यदि मुझे श्रेणी अनुनाद की स्थिति में वोल्टता का मान यदि ज्ञात करना पड़े, यदि श्रेणी अनुनाद की स्थिति में मुझे वोल्टता का मान ज्ञात करना पड़े, तो वो संपूर्ण वोल्टता किसके सिरों पर प्राप्त होगी, प्रतिरोध के सिरों पर ही प्राप्त होगी। तो ये तो स्थिति थी कि श्रेणी अनुनाद में क्या होता है। तो इन 4-5 बातों का ध्यान रखो। पहली बात कौन सी है, एक्स एल बराबर एक्स सी। दूसरी बात कौन सी है, वी एल बराबर वी सी। तीसरी बात कौन सी है, कि प्रतिबाधा का मान न्यूनतम और शक्ति गुणांक इकाई, धारा का मान अधिकतम, और जो संपूर्ण जो वोल्टता होगी वो किसके सिरों पर आएगी, प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त होगी।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अनुनाद में विशेष ध्यान रखना कि श्रेणी अनुनाद के समय पे धारा अधिकतम और प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। तो दोस्तों अब इसी से जुड़ा हुआ मैं एक छोटा सा वक्र आपको दिखाऊंगा जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व, जो कि हमारे किस किस के मध्य में होता है कि हमारी जो प्रवाहित होने वाली धारा और सप्लाई आवृत्ति तथा प्रतिबाधा और किसके बीच में होता है, आवृत्ति के मध्य होता है, जिसको मैं अभी ड्रॉ करूंगा। आप लोग जल्दी से इन बातों को नोट्स करें। दोस्त ये जो लेक्चर है ये सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे आप बच्चा 12वीं क्लास में हो, चाहे बच्चा ITI की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो BTech का हो, चाहे डिप्लोमा का हो। हर प्रकार की कंपटीशन के एग्जाम में आपको रेजोनेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी कीजिए, जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है भाई, मैं अब आपको इसमें जो चर्चा करूंगा वो ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा आपको किसके बारे में, रेजोनेंस कर्व, अनुनादी वक्र के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में चर्चा करूंगा भैया, अनुनादी वक्र, या अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं इसे रेजोनेंस कर्व। देखिए अनुनादी वक्र होता क्या है। तो दोस्तों जो ये अनुनादी वक्र मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो ओरिजिनल में हमारी सप्लाई आवृत्ति और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य खींचा जाता है। किस किस के मध्य, धारा I और प्रति आवृत्ति F के मध्य, धारा I और आवृत्ति F के मध्य। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि जब मेरे पास में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति होती है, तो अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति होगी उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, F0 या FR। तो अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति है वो F0, और उस समय धारा का मान क्या होता है दोस्तों, अधिकतम। जैसे कि अभी आप पिछली स्लाइड को देखोगे तो उसमें मैंने लिखा था कि धारा का मान क्या होता है, अधिकतम। अब अधिकतम कब होता है, तो वो अनुनाद की स्थिति में होता है। तो दोस्त इस बात को आप ध्यान रखो कि अनुनाद में धारा, कौन से अनुनाद में, श्रेणी अनुनाद में धारा का मान अधिकतम और प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। तो दोस्तों जो ये ग्राफ प्राप्त होता है आपका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, हाँ कि ना। अब आप बोलोगे साहब ये जीरो से आपने कैसे स्टार्ट कर दिया है, ये आपने जीरो से स्टार्ट कैसे कर दिया है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जब आवृत्ति जीरो होती है उस समय XL का मान तो क्या होता है, जीरो, लेकिन XC का मान क्या होता है, अनंत। तो हमारी संपूर्ण प्रतिबाधा क्या आएगी, अनंत, जिससे धारा का मान स्टार्टिंग में क्या प्राप्त होगा, जीरो। इसलिए ध्यान रखना कि ये अनुनादी वक्र किससे स्टार्ट होता है, जीरो से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होगा, जीरो से। क्यों होगा, क्योंकि जब जीरो आवृत्ति होगी तो XL जीरो और XC का मान अनंत, जिससे संपूर्ण प्रतिबाधा होगी अनंत। जब प्रतिबाधा अनंत होगी तो धारा का मान शून्य होगा। इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो किससे प्रारंभ हो रहा है, जीरो से। तो ये वो आवृत्ति है, यह वो आवृत्ति है जिस पर क्या हो रहा है, धारा का मान अधिकतम। और अधिकतम धारा को मैं किसे दर्शा रहा हूँ, I max, अर्थात जो धारा है उसका मान क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। कब हो रहा है, अनुनाद की स्थिति में। कौन सी स्थिति में देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों, अनुनाद की स्थिति में ये देखने को मिल रहा है। अनुनाद से पहले और अनुनाद के बाद में दोनों स्थिति में धारा क्या हो रही है, घट रही है। कैसे ऐसा हो रहा है, तो जरा एक बार यहाँ देखें आप सभी लोग, आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो XL होता है वो आवर्ती के समानुपाती होता है और XC होता है वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आवर्ती बढ़ेगी तो XL बढ़ेगा और आवर्ती बढ़ेगी तो XC घटेगा। कहने का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि जब मेरी आवर्ती किससे कम है, अनुनादी आवर्ती से कम है, तो जब मेरे प्यारे दोस्त हमारी आवर्ती क्या होगी, कम। भाई आवर्ती जब अनुनादी आवर्ती से क्या होगी, कम होगी, तो XL का प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा और XC का प्रभाव क्या होगा, कम। अर्थात संधारित्र वाला प्रभाव ज़्यादा होगा और प्रेरक वाला प्रभाव कम होगा।
तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले जोन में, कौन से वाले जोन में, अनुनादी आवर्ती से कम आवृत्ति वाले जोन में जो मेरा एक्स सी है उसका प्रभाव ज्यादा और एक्स एल का प्रभाव क्या होगा, कम। तो जहां एक्स एल ज्यादा होगा अर्थात अनुनादी आवर्ती से कम आवृत्ति पर हमारे जो परिपथ है उसका नेचर कैसा देखने को मिलेगा आपको, तो वो देखने को मिलेगा कैपेसिटिव नेचर। कौन सा वाला, कैपेसिटिव नेचर। क्यों, क्योंकि एक्स सी बड़ा है किससे, एक्स एल से। लेकिन जब अनुनादी आवर्ती से ज्यादा आवर्ती हो जाएगी, तो जब आवर्ती ज्यादा होगी तो एक्स एल का प्रभाव ज्यादा और एक्स सी का प्रभाव कम। अर्थात अनुनादी आवर्ती से अधिक आवर्ती पर एक्स एल तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा, और एक्स सी क्या पड़ जाएगा, कमजोर। जब एक्स सी का मान कम है, एक्स एल का ज्यादा है, तो प्रभाव कौन सा है, इंडक्टिव। कौन सा प्रभाव है, इंडक्टिव। और दोस्तों जब अनुनाद की स्थिति होती है तब एक्स एल और एक्स सी जीरो हो जाते हैं, तो कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, रेजिस्टिव। अर्थात प्रभाव किसका देखने को मिलेगा, प्रतिरोध वाला। तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिरोध जैसा नेचर, अनुनाद से कम पर कैपेसिटिव नेचर और अनुनाद से अधिक पर इंडक्टिव नेचर देखने को मिलता है। तो ये तो था अनुनादी वक्र। हमने एक चीज और भी देखी थी कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम। तो यदि प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में, ये किसका है भैया, जेड का, तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा तो क्या हो जाएगी, न्यूनतम, और धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम। सभी दोस्तों को ये बात क्लियर है कि नहीं है सभी को क्लियर, हाँ जी। तो ये तो बात थी अनुनादी वक्र की। हालांकि अनुनादी वक्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, बैंड विड्थ क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, लेकिन अभी इतनी चर्चा नहीं, केवल आज अनुनादी वक्र की छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास के लिए तो मैं आपके इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखूँगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे उपयोगी टॉपिक्स है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए तो इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।